हेलो फ्रेंड्स, मैं सूर्य प्रकाश स्वागत करता हूं आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो का टॉपिक है पेप्टिक अल्सर डिजीज़। पेप्टिक अल्सर डिजीज़ का मतलब होता है पेट में छाले पड़ना। जहां कहीं भी शब्द दिखेगा पेप्टिक, पेप्टिक का मतलब होता है हमारा स्टमक, स्टमक मतलब पेट, ठीक है। और अल्सर का मतलब होता है छाले, छाले या फिर इरोजन, इरोजन यानी कि घाव, ठीक है। इसी को आम भाषा में घाव बोलते हैं। और डिजीज माने बीमारी। तो पेप्टिक अल्सर डिजीज़ वास्तव में एक पेट की बीमारी है, यानी स्टमक की बीमारी है। और इस स्टमक में एक लाइनिंग होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसको बोलते हैं म्यूकस। और हमारे पेट में एसिड प्रोडक्शन होता है, पेप्सिन बनता है, जो हमारे फूड को डाइजेशन में हेल्प करता है। तो इसी बैलेंस को, यानी कि इस म्यूकस को और जो एसिड प्रोडक्शन हो रहा है, इसी के बैलेंस से ही हमारा डाइजेशन नियंत्रण रहता है, कंट्रोल रहता है। जब यही बैलेंस या कंट्रोल खो जाता है या बैलेंस डिसबैलेंस हो जाता है, तब इस तरह की बीमारी अपना स्थान बनाती है। तो आइए थोड़ा सा जान लेते हैं हमारे पेट की स्ट्रक्चर, संरचना कैसी होती है और उसमें किस प्रकार से लेयर्स होती हैं और वो लेयर्स हमारी कैसी सुरक्षा करती हैं। ये हमारा स्टमक है, ये पूरा इसको हम बोलते हैं स्टमक, ठीक है। स्टमक का ये जो अपर पार्ट है इसको बोलते हैं ईसोफेगस, ठीक है। इसको बोलते हैं ईसोफेगस, ठीक है। इसी को बोलते हैं ग्रास नली, जिससे हम जो भी खाना खाते हैं इसी नली के द्वारा पेट में खाना जाता है। इस ग्रास नली और स्टमक के बीच में एक वॉल्व होता है जिसको बोलते हैं कार्डियक, इस जगह बोलते हैं कार्डिया, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? कार्डिया। और पेट के होता है पार्ट, ये जो अपर पार्ट है इसको बोलते हैं फंडस, ठीक है। ये है फंडस पार्ट। और ये जो पार्ट है इतना, इसको बोलते हैं आपका बॉडी, ठीक है। ये तो हुई स्टमक की बात। स्टमक के बाद शुरू होती है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट होता है दैट इज ड्यूडेनम। ये क्या है? ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम, ठीक है। इसको बोलते हैं ग्रहणी, ठीक है। अब इस ड्यूडेनम और स्टमक के बीच में एक वॉल्व पाया जाता है, इसको बोलते हैं पाइलोरिक वॉल्व, ठीक है। ये सब चीज़ें अभी समझने में काम आएंगी। इसको बोलते हैं पाइलोरिक वॉल्व, ठीक है। पाइलोरिक स्फिंक्टर, स्फिंक्टर बोलेंगे या वॉल्व। वॉल्व ये क्या काम करता है? ये जब हम भोजन कर रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, तो ये वॉल्व क्लोज हो जाता है। अब आप सोचिए, खाना खा रहे हैं, ये वॉल्व क्लोज ना हो तो क्या होगा? खुद ही सोच सकते हैं। और उसी दौरान ये वॉल्व जो होता है, ये कार्डिया वाल्व है, ये ओपन हो जाता है, क्योंकि भोजन को यहाँ से यहाँ तक आना होता है। ये तो हो गया हमारा स्टमक, ठीक है। स्टमक को अगर ये लेयर है, स्टमक की अगर हम इतनी लेयर को काट करके जूम करके अगर बड़ा करके देखें तो कुछ इस प्रकार की दिखती है। जिसका जो सबसे अपर पार्ट होता है, जहाँ पर हमारा भोजन स्टोर होता है खाना की थैली में, उस थैली में सबसे ऊपर एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं म्यूकस लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है। यही प्रोटेक्ट करती है हमारे स्टमक को एसिड से। एसिड बनाता है हमारे स्टमक की वॉल से। दीज आर द विलाई, यहाँ से एसिड प्रोडक्शन होता है। यहाँ तक कि तुरंत का बच्चा जो पैदा होता है उसके पेट में भी एसिड बनता है। आपने देखा होगा जब छोटा बच्चा उल्टी कर देता है तो जो भी दूध निकलता है वो दही जैसा जमा हुआ दूध निकलता है, वो होता है इसी एसिड की वजह से। और ये एसिड उसी दूध को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। यही बैलेंस जब इस म्यूकस का और जो HCl या पेप्सिन सिक्रीट हो रहा है, ये बैलेंस गड़बड़ हो जाता है, तो ये एसिड हमारी इस लेयर को, म्यूकोसा लेयर को डैमेज करने लगता है। और इस डैमेज होने की वजह से यहाँ पर इरोजन हो जाता है, घाव हो जाता है। इस कंडीशन में मरीज को पेट में दर्द होता है, एपिगैस्ट्रिक रीजन में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, रात में अधिकतर दर्द होता है, ठीक है। और कुछ खाना खा लेने के बाद आराम मिलता है। तो ये हमने देखा कि पेप्टिक अल्सर डिजीज़ होती क्या है और पाई कहाँ जाती है। इस डिजीज़ के पीछे क्या क्या कारण है, आइए देखते हैं। तो अब अगर बात करें कि क्या क्या इसके पीछे कारण है, जो हमारा पेप्टिक अल्सर डिजीज़, इसको शॉर्ट फॉर्म में PUD भी बोल देते हैं, ठीक है। तो इसका मुख्य कारण क्या है? आज से बहुत साल पहले हम लोग ये समझते थे, अगर आप किसी को बताएं कि हमारे पेट में छाले पड़ गए हैं, तो वो आपको तुरंत ही बता देगा कि या तो आप स्पाइसी फूड खाते हैं या फिर ऑयली खाते हैं, बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं,
ठीक है। तो ये मिथ अब जा करके इस मेडिकल साइंस को आने के बाद ख़त्म हो गया। ठीक है। इसके पीछे जो सबसे प्रमुख कारण है, जो मेन कॉज ऑफ दिस डिजीज़ है, वो है हेलिकोबैक्टर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ठीक है, क्या है? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ये क्या है? एक तरह का बैक्टीरिया है, ये हमारे गट में रहता है। ठीक है, ये हमारे गट में रहता है, गट मतलब होता है इंटेस्टाइन में रहता है। और इस बैक्टीरिया की जब कॉलोनी ज़्यादा बड़ी हो जाती है, ये धीरे धीरे इन्फ्लामेशन कॉज करता है हमारे जो म्यूकस लेयर है। ठीक है, इस म्यूकस लेयर में इन्फ्लामेशन, सूजन या घाव धीरे धीरे करके बनाना शुरू कर देता है। जनरली ये बैक्टीरिया तो सभी की बॉडी में होता है और 50% पेप्टिक अल्सर डिजीज सभी को होती है पूरे वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो। ठीक है, लेकिन जब यही बीमारी एसिड प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है और ये छाले बड़े होने लगते हैं, तब इस डिजीज़ को बोलते हैं पेप्टिक अल्सर डिजीज। तो मोस्ट कॉमन जो इसके पीछे कारण है वो है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया। ठीक है, ये बैक्टीरिया अपनी कॉलोनी फॉर्म करने लगता है इसमें और धीरे धीरे करके इरोजन कॉज करता है और इन इरोजन की वजह से यहाँ पर घाव हो जाते हैं। घाव अगर आपके स्टमक रीजन में हो तो इनको बोलते हैं गैस्ट्रिक अल्सर। देखें, ये देख रहे हैं 1 2 3, इनको बोलते हैं गैस्ट्रिक अल्सर। लेकिन यही अल्सर अगर आपके ड्यूडेनम में हो जाए तो इसको बोलते हैं ड्यूडेनल अल्सर। ठीक है, ड्यूडेनम क्या है? ग्रहणी। ठीक है, अब अगर ड्यूडेनम में हो जाएंगे तो क्या बोलेंगे? ड्यूडेनम अल्सर। और इनको क्या बोलेंगे? गैस्ट्रिक अल्सर। ठीक है, तो मेन कॉज क्या है? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। और जो दूसरा कारण है, जो दूसरा मुख्य कारण है, हम लोग क्या गलती करते हैं कि किसी भी तरह के दर्द में जहाँ से भी पाए मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ लेकर के खाते रहते हैं, जीवन भर खाते रहते हैं। इन्हीं कुछ दवाइयों को बोलते हैं दर्द निवारक। जो दवाएं होती हैं NSAIDs, NSAIड्स का मतलब होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। ठीक है, नॉन स्टेरॉयडल इंट्रा इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। इनको खाने से, जैसे कि किसी को सर दर्द रहता है तो लाव गोली खा लेते हैं, घुटनों में दर्द है दवा खा लेते हैं, शरीर में दर्द है दवा खा लेते हैं। सबसे जो प्रमुख दवा है वो है एस्पिरिन, सभी जानते हैं। आइब्यूब्रूफेन, ठीक है, ब्रूफेन के नाम से मार्केट में खूब मिलती है ये। और कुछ ऑस्टियोआर्थराइटिस या ऑस्टियोपोरोसिस की दवाइयाँ हैं, उनको खाने से ये बीमारी बढ़ती है। ठीक है, जो थर्ड रीजन है वो है हमारा स्ट्रेस, या फिर यूं कह दें कि लाइफ स्टाइल की वजह से जो बीमारी, अगर पेप्टिक अल्सर होता है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे लाइफ स्टाइल रिलेटेड पेप्टिक अल्सर डिजीज। बट आपको सबसे ज़्यादा याद रखने वाली बात है कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की वजह से ये डिजीज होती है। ठीक, एक और रेयर कारण है इस बीमारी के होने का, दैट इज जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम। इस सिंड्रोम की वजह से क्या है, हमारे स्टमक में एसिड प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगता है। इसकी वजह से ये बीमारी भी होती है। और एक बहुत बड़ा कारण है जो कि एल्कोहल, टोबैको यूज़, दीज आर द रीजन्स जो इस डिजीज़ को होने के बाद बढ़ाते हैं। अगर किसी व्यक्ति को ये हो जाए तो तुरंत स्टॉप कर देना चाहिए। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसके क्या क्या मुख्य कारण हैं। 3 मुख्य कारण होते हैं, जिसमें से सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण है वो है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। भाई साहब बैक्टीरिया हैं ये। ठीक है, NSAID यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी इंड्यूस अल्सर। इसको क्या है, एस्प्रिन है, आइबुप्रोफेन है, नेप्रोक्सन है, या फिर कुछ अलग गाउट या फिर घुटने के दर्द की दवाएं खाने से, ऑस्टियोपोरोसिस की दवाएं खाने से होता है। ठीक है, स्ट्रेस रिलेटेड म्यूकोसल डैमेज। ठीक, ड्रिंकिंग टू मच एल्कोहल, स्मोकिंग सिगरेट्स या चिविंग टोबैको, कोई तंबाकू का सेवन करता है ज़्यादा, या फिर किसी भी रूप में बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला, गुटखा,
ठीक है। एक रेयर कंडीशन है जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम, जिससे हार्मोन एक्टिवेट हो जाते हैं और एसिड प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। ये तो हो गई हमारी डेफिनेशन कॉज। और अब हम देखेंगे इसके पीछे अगर किसी व्यक्ति को ये पेप्टिक अल्सर डिजीज हो जाती है तो क्या क्या कारण है, उसको किन किन परेशानियों से गुजरना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं उसके पीछे के क्या क्या कारण हैं। आइए देखते हैं क्या क्या सिम्टम्स हैं अगर कोई व्यक्ति, कोई पर्सन अगर पेप्टिक अल्सर डिजीज से इन्फेक्टेड हो जाता है तो उसके पीछे उसको क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। सबसे जो मोस्ट कॉमन सिम्टम है, सिम्टम माने क्या होता है, लक्षण। ठीक है, क्या क्या परेशानियां होंगी, जो लक्षण होगा वो सबसे ज़्यादा होगा इपीगैस्ट्रिक रीजन में पेन होगा। कहाँ होगा, इपीगैस्ट्रिक। इपीगैस्ट्रिक का मतलब होता है सबसे ऊपर वाला, जो ये हमारा पेट है, पेट का सबसे जो ऊपर वाला पार्ट क्या है, इसको बोलते हैं अपर जीआई ट्रैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर दर्द होता है, पेट में दर्द, भयंकर दर्द होता है, भयंकर दर्द होता है। और कब होता है, सबसे ज़्यादा होता है रात में। रात में कब, 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक। यहाँ तक कितना दर्द होता है, सोता हुआ आदमी भी जाग जाता है। ठीक है, इपीगैस्ट्रिक रीजन में क्या होता है, पेन होता है बहुत ज़्यादा। और क्या होता है, पेट में जलन होती है। ठीक है, क्या होता है, पेट में जलन होती है। ठीक, जलन होती है। और जैसे ही हम कुछ खा लेते हैं तो हमको थोड़ा सा आराम मिलता है, कुछ भी खाने के बाद आराम मिलता है, तो क्या होती है, जलन, यानी कि बर्निंग सेंसेशन होता है। बेल्चिंग होती है। ठीक है, बेल्चिंग होती है। नोजिया, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, नोजिया लाइक कंडीशन हो जाती है। ठीक है, नोजिया, वोमिटिंग, कई बार उल्टी हो जाती है। ठीक है, वोमिटिंग क्यों होती है, क्योंकि इतना ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है ड्यूडेनल अल्सर का कई बार कि ये जो स्फिंक्टर है यहाँ पर, पायलोरिक स्फिंक्टर, ये ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, इस ब्लॉक होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर ये उलझन पैदा करता है, वोमिटिंग कर देता है, क्योंकि चीज़ें यहाँ से आगे जा ही नहीं पाएंगी। तो क्या होगा, रिफ्लक्स होगा ऊपर को, तो क्या होगा, वोमिटिंग होगी। और ब्लोटिंग माने होता है पेट फूल जाना। ठीक है, ब्लोटिंग लाइक कंडीशन होगी। ठीक है, तो ब्लोटिंग हो सकती है, एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन हो सकता है। और ये दर्द जो होता है 1 से 3 घंटा तक रहता है। ठीक है, तो और कुछ खाने पर आराम लग जाता है, ब्लोटिंग होती है। ठीक, एक और कारण है जो कि है, कई बार जब ये कंडीशन ज़्यादा खराब हो जाती है तब मरीज को क्या है, जो ब्लैक स्टूल। ठीक है, ब्लैक स्टूल मतलब होता है लेटरिंग जो होती है तो वो काले रंग की आने लगती है, या फिर ब्लड आने लगता है। क्या है, ब्लड आने लगता है स्टूल में। इन्फेक्शन इतना ज़्यादा हो गया, इरोशन इतना ज़्यादा हो गया कि यहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। जब ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है तो क्या होगा, स्टूल का कलर ब्लैक हो जाएगा और क्या होगा, ब्लड भी आने लगता है कई बार। और भी ज़्यादा कंडीशन वर्स हो जाती है तो क्या होता है, खून की उल्टी तक हो सकती है मरीज को। क्या, खून की उल्टी तक हो जाती है। और इस कंडीशन में तुरंत मरीज को ऑपरेट भी करना पड़ सकता है। ठीक है, या फिर तुरंत अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने देखा क्या क्या कारण है, किन किन परेशानियों से मरीज को गुजरना पड़ता है। और किसी को भी ये सिम्टम होते हैं तो ये कंफर्म करने के लिए कि पेप्टिक अल्सर डिजीज है या किसी अन्य कारण से ये सब सिम्टम आ रहे हैं, इसके लिए कुछ जांचें होती हैं। डॉक्टर्स जिन जांचों करते हैं उसको बोलते हैं डायग्नोसिस। ठीक है, क्या बोलते हैं, डायग्नोसिस। तो आइए देखते हैं डायग्नोसिस करने के लिए कौन कौन से डायग्नोसिस के लिए किन किन ठीक है, तो आइए देखते हैं डायग्नोसिस। ठीक है, क्या क्या करना पड़ता है इसको डिटेक्ट करने के लिए। ठीक, तो आइए देखते हैं। तो आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद डायग्नोसिस देखेंगे। ठीक है, जब भी आपको लगता है, आपको शंका होती है कि लगता है मुझे पेप्टिक अल्सर हो सकता है, आप डॉक्टर के पास जाएं। जब भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर आपको सबसे पहले बोलेंगे आप अपना स्टूल एग्जामिनेशन करवाइए। ठीक है, स्टूल एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, स्टूल एग्जामिनेशन इसलिए होता है कंफर्म हो जाए कि आपके स्टूल में जो बैक्टीरिया है एच पाइलोरी है या नहीं। डॉक्टर आपको कुछ ब्लड टेस्ट के लिए भी बोल सकते हैं। ठीक है,
ब्लड टेस्ट भी करवा सकते हैं। सम टाइम ब्रीथ टेस्ट, ब्रीथ सांस के द्वारा भी इसकी पुष्टि होती है। लेकिन जो गोल्ड मेथड है, ठीक है, जो गोल्ड मेथड है, सबसे सटीक मेथड है, वो है एंडोस्कोपी। ठीक है, एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी का नाम सुन करके ही कुछ लोग तो डर जाते हैं, बड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हैं। उसके लिए डरने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर्स आपको कुछ नींद की दवाइयाँ दे देते हैं, जिससे वो यहाँ से एक प्रोब डाल करके, कैमरा डाल करके देख सकते हैं कि परफोरेशन है या नहीं, छेद हैं या नहीं। ठीक है, तो ये हो गई डायग्नोसिस की बात। अब बात करेंगे ट्रीटमेंट की। ठीक है, तो आप घर में ट्रीटमेंट ना करें, आपको मैं सलाह देना चाहता हूँ। ठीक है, किसी डॉक्टर से ही लें। लेकिन जानकारी के लिए बता दें कि ट्रीटमेंट के लिए दो तरीके हैं। या तो आप अपने लाइफ स्टाइल में सुधार कर लें, या फिर कुछ कॉमन मेडिसिन्स हैं उनके बारे में जानते हैं। जो लाइफ स्टाइल में सुधार करके जो हम पेप्टिक अल्सर डिजीज को ठीक करने की कोशिश करते हैं, उनको बोलते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि आप किसी प्रकार की किसी दवा का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इसमें क्या क्या आता है, जैसे आप स्ट्रेस को दूर कर दें। ठीक है, आप अपने स्ट्रेस को रिड्यूस करें। ठीक है, रिड्यूस स्ट्रेस। ठीक है, जो भी आपको साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है उसको दूर करें। आप क्या कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं। ठीक, आप मेडिटेशन कर सकते हैं। ठीक, मेडिटेशन। ठीक है, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक, रेगुलर एक्सरसाइज करें। ठीक है, और आप क्या कर सकते हैं, अगर किसी को पेप्टिक अल्सर कन्फर्म हो गया है तो जितना जल्दी हो सके तो आप अवॉइड करें। क्या अवॉइड करना है आपको, स्पाइसी फूड। ठीक है, स्पाइसी फूड से होता तो नहीं है, लेकिन स्पाइसी फूड इसको इंड्यूस कर सकता है। ठीक है, स्पाइसी फूड इसको इंड्यूस कर सकता है। स्टॉप एल्कोहल। कोई व्यक्ति अगर पेप्टिक अल्सर है तो अगर वो किसी भी तरह से एल्कोहल का सेवन करता है तो उसको एल्कोहल शुड बी स्टॉप। या फिर जो भी है नशीले पदार्थ जैसे कि टोबैको। ठीक है, स्टॉप टोबैको कंजम्पशन। ठीक है, किसी भी रूप में, अगर किसी भी रूप में वो टोबैको को यानी तंबाकू को लेता है तो उसको तुरंत के तुरंत उसको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हम सावधानियां हैं जो हम कर सकते हैं और पेप्टिक अल्सर डिजीज से बच सकते हैं। तो आइए कुछ कॉमन मेडिसिन के बारे में जानते हैं जिनको बोलते हैं फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो अब देखते हैं कुछ फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट इस पेप्टिक अल्सर डिजीज के लिए। सबसे पहले ट्रीटमेंट में जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है, FIRST, फर्स्ट लाइन जो है ट्रीटमेंट वो है रिड्यूस एसिड प्रोडक्शन। क्या है, रिड्यूस एसिड प्रोडक्शन। ठीक, तो एसिड प्रोडक्शन जो हमारे स्टमक में ज़्यादा एसिड बन रहा है, तो जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है वो है PPIs। ठीक है, PPIs का मतलब होता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। ठीक है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। ठीक है, ये ड्रग्स क्या करती हैं, प्रोटॉन का मतलब ये है जब प्रोटॉन सेल के अंदर आता है तो वो वहाँ पर एसिडिक मीडियम बनाता है। ठीक है, तो इस प्रोटॉन पंप को ये जो मेडिसिन होती हैं, आपने नाम सुना होगा, जैसे ओमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल, ठीक है, राइबिप्राजोल, इसोमेप्राजोल, जितने भी जॉल हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं, PPI होते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होते हैं, जो कि सबसे पहले दिया जाता है। डॉक्टर्स खाली पेट खाने के लिए देते हैं, तो ये एसिड प्रोडक्शन को रिड्यूस करते हैं, तुरंत बंद कर देते हैं। ठीक है, जो सेकेंड है वो है आपके H2 ब्लॉकर्स क्या करते हैं, जैसे कि रेनिटिडिन।
रेनिटिडिन, ठीक है, एसी लॉक के नाम से मार्केट में आसानी से मिल जाती है, ठीक है। थर्ड है, आप इसमें कुछ जैसे कि कोटिंग के लिए कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो हमारी पेट की थैली के अंदर एक कोटिंग बना देते हैं प्रोटेक्टिव लेयर की, जैसे कि सुक्रालफेट, ठीक है, सुक्रालफेट ये लिक्विड के फॉर्म में आता है, ठीक है। ये क्या काम करता है, ये कोटिंग बना देता है जिससे रिलीफ मिलता है, जलन नहीं होती है, ठीक है। कुछ एंटासिड भी देते हैं, एंटासिड भी दे सकते हैं आप, एंटासिड जैसे डाइजीन हो गया, ठीक है, तो वो देंगे आप, तो क्या होगा, जो भी एसिड हमारे स्टमक में पेट की थैली के अंदर है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। सम कॉमन मेडिसिन भी हैं जिनको डॉक्टर्स लिखते हैं, तो कुछ मेडिसिन के बारे में जानते हैं। आइए कुछ देखते हैं एंटीबायोटिक्स जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, किसके लिए, पेप्टिक अल्सर डिजीज के लिए। तो फर्स्ट है एमॉक्सिसिलिन, ठीक है, और है क्लैरिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। थर्ड वन इज मेट्रोनिडाजोल, ठीक है, मेट्रोनिडाजोल, ठीक है। तो दीज आर सम कॉमन मेडिसिन या एंटीबायोटिक्स जो पेप्टिक अल्सर डिजीज में प्रभावशाली होती हैं। तो हमने देखा आज पेप्टिक अल्सर डिजीज, उसकी क्या डेफिनेशन है, क्या कॉज हैं, उसमें क्या क्या सिम्टम होते हैं और डायग्नोसिस, लास्ट में हमने देखा ट्रीटमेंट, ठीक है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आगे की ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से।